हेलो, नमस्कार दोस्तों। श्याम एजुकेशन परिवार की ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम बीएससी पार्ट 3 की बात कर रहे थे, जिसमें अपना रिंग होमोमोर्फिज्म वाला चल रहा था। फील्ड ऑफ क्यूसेंट पढ़ रहे थे अपन, भागफल क्षेत्र या विभाग क्षेत्र। कल उसकी परिभाषा देखी थी भागफल क्षेत्र और विभाग क्षेत्र की। इस लेक्चर के साथ अपन समाप्त कर देंगे इस चैप्टर को। कल नहीं हो पाया था, आज हो जाएगा। और भागफल क्षेत्र और विभाग क्षेत्र के अंदर अपन ये भी पढ़ा था कि भाई जेड कोई इंटीग्रल डोमेन है और परिमेय संख्याओं का क्यों जो क्षेत्र होता है उसका फील्ड ऑफ क्यूसेंट होता है। इसके अलावा अपन ने देखा था कि कोई भी पूर्णांकीय प्रांत है, पूर्णांकीय प्रांत का जो क्यूसेंट फील्ड होता है, फील्ड ऑफ क्यूसेंट होता है विभाग क्षेत्र, वह सबसे छोटा क्षेत्र होता है जिसमें वो पूर्णांकीय प्रांत कंटेन करता है। आज पहले तो 1-2 एग्जाम्पल देखेंगे, फिर कुछ थ्योरम्स देख लेंगे और फिर अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। चलो करें अपन कंटिन्यू, लगातार पढ़ते रहना इनको। अच्छा, अभाज्य क्षेत्र के ऊपर आए हैं भाई। अभाज्य क्षेत्र के ऊपर 2 तो थ्योरम हैं और 2 एग्जाम्पल हैं, करेंगे इनको। अभाज्य क्षेत्र के ऊपर क्या है, सबसे पहले तो अभाज्य क्षेत्र की एग्जाम्पल्स और थ्योरम्स पढ़ने के लिए अपने को पता होना चाहिए कि भाई अभाज्य क्षेत्र क्या होता है। तो अभाज्य क्षेत्र की परिभाषा मैं बताऊंगा कि कोई भी क्षेत्र है वो अभाज्य क्षेत्र कहलाता है अगर उसका कोई भी अपने को प्रॉपर सबफील्ड नहीं मिले। जैसे परिमेय संख्याओं का क्षेत्र क्यों अभाज्य क्षेत्र होता है अपन जानते हैं, क्योंकि इसका कोई भी प्रॉपर सबफील्ड नहीं होता। तो 2 तो एग्जाम्पल अपन यहाँ पे पढ़ेंगे और 2 उनकी थ्योरम पढ़ेंगे। बस अभाज्य क्षेत्र के बारे में ये ध्यान रखना है कि कोई भी क्षेत्र कैपिटल F अभाज्य क्षेत्र कहलाता है अगर हमको इसका कोई भी प्रॉपर सबफील्ड ना मिले तो वो अभाज्य क्षेत्र कहलाएगा। चलो देखते हैं, देखिए क्या है। अच्छा ये जो मैंने बोला है वही आ गया। देखो पहला एग्जाम्पल तो सिद्ध करो कि सबसे पहले तो मैं लिख देता हूं BSc पार्ट 3 और यहाँ लिख देता हूँ टॉपिक का नाम एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइम फील्ड अभाज्य क्षेत्र के उदाहरण एंड थ्योरम्स। अभाज्य क्षेत्र के उदाहरण और थ्योरम, प्रमेय। चलो भाई, पहला है सिद्ध करो कि परिमेय संख्याओं का जो क्षेत्र Q होता है वो अभाज्य क्षेत्र होता है। एग्जाम्पल नंबर 1, अच्छा ये आया हुआ अभी है 2016 में, लास्ट 2012 और 16 में, इंपोर्टेंट है भाई 2012 और 16 में। सिद्ध करो कि परिमेय संख्याओं का क्षेत्र सिद्ध करो कि परिमेय संख्याओं का क्षेत्र Q प्लस डॉट एक अभाज्य क्षेत्र होता है। एक अभाज्य क्षेत्र होता है। परिमेय संख्याओं का क्षेत्र लेना है और परिमेय संख्याओं के क्षेत्र जो Q प्लस डॉट को मेरे को अभाज्य क्षेत्र बताना है। सबसे पहले तो ये परिभाषा या फिर ये जो एग्जाम्पल है उसका स्टेटमेंट लिख लो आप। करें इसको। परिमेय संख्याओं का क्षेत्र Q अभाज्य क्षेत्र होता है। अभाज्य बताना है तो अभाज्य क्या होता है भाई, इसका कोई भी प्रॉपर सबफील्ड नहीं होता। तो सबसे पहले तो एग्जाम्पल के बाद में मैं सॉल्यूशन लिख देता हूँ।
लिखेंगे। मैं क्या करूँगा दोस्तों कि इसका एक प्रॉपर सबफील्ड मान लेता हूँ, जो क्यू का प्रॉपर सबफील्ड मान लेता हूँ के, और फिर लास्ट में उस के को क्यू के बराबर ही बता दूंगा। तो फिर बताओ क्यू का कोई प्रॉपर सबफील्ड मिला? नहीं मिला। तो फिर क्यू क्या हो जाएगा? अपना अभाज्य क्षेत्र। सबसे पहले लिखता हूँ, माना कि परिमेय संख्याओं के क्षेत्र, माना कि परिमेय संख्याओं के क्षेत्र क्यू का कोई प्रॉपर सबफील्ड मतलब उचित उपक्षेत्र के है। मैंने मान लिया कि भाई परिमेय संख्याओं का क्षेत्र क्यू है और उसका कोई भी प्रॉपर सबफील्ड क्या है? के। तो के प्रॉपर सबफील्ड है तो के सारे एलिमेंट किस में कंटेन करेंगे? क्यू में कंटेन करेंगे। तथा अच्छा, क्यू क्या है? अपना क्षेत्र है। क्षेत्र में गुणन तत्सम अवयव 1 होता है, तो क्यू क्षेत्र है और ये इसका उपक्षेत्र है के। उपक्षेत्र भी अपने आप में क्षेत्र होता है, तो जो इसका गुणन तत्सम अवयव होगा वही इसका गुणन तत्सम अवयव होगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो 1 एलिमेंट है वो किस में बिलोंग करेगा? के में, गुणन तत्सम अवयव। ओके दोस्तों, अब देखो परिमेय संख्याओं का क्षेत्र तो क्यू है और आपने उसका प्रॉपर सबफील्ड के मान लिया, तो के कंटेन कर रहा है क्यू में। आपको ये बताना है कि इस प्रकार का जो के है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, या फिर आप ये बता दो कि जो के है वो क्यू किसके बराबर हो जाएगा? अपना जो के है वो क्यू के बराबर बताना है अपने को। के बराबर क्यू बता दोगे तो फिर बताओ के बराबर क्यू हो गया, तो जो क्यू है अपना परिमेय संख्याओं का क्षेत्र है, उसका कोई प्रॉपर सबफील्ड मिला क्या आपको? नहीं मिला। तो यही अभाज्य क्षेत्र की परिभाषा होती है कि एक ऐसा क्षेत्र जिसका कोई भी प्रॉपर सबफील्ड नहीं होता वो अभाज्य क्षेत्र होता है। मैंने प्रॉपर सबफील्ड के मान लिया तो के सारे एलिमेंट क्यू में बताएंगे। तो लास्ट में के बराबर क्यू बताना है और यहाँ से के कंटेन क्यू, तो आप ये और बता दो क्यू के सारे एलिमेंट के में है। भाई यहाँ से प्रॉपर सबफील्ड माना तो के सारे एलिमेंट क्यू में, कैसे भी करके आपको ये बताना है, कैसे भी करके क्योंकि सारे एलिमेंट के में है। अगर ये बता दोगे तो फिर ऑटोमेटिक के बराबर क्यू, इन दोनों कंडीशन से के बराबर है क्यू लिख देंगे। ओके, और के बराबर क्यू ही मेरे को सिद्ध करना है। चलो ठीक है, अब देखो दोस्तों, चूंकि 1 एलिमेंट के में है, 1 एलिमेंट के में है और के जो होता है वो क्या है? प्रॉपर सबफील्ड माना है, क्षेत्र है। क्षेत्र में योग के लिए समवर्तता नियम लागू होता है। तो आप 1 को जोड़ो, 1 + 1 + 1 कितनी बार जोड़ो? m टाइम्स। कितनी बार जोड़ो? m टाइम्स। अगर m टाइम्स 1 को जोड़ोगे आप तो कितना बनेगा? m। और ये समवर्तता नियम से तो m एलिमेंट किस में हो गया? k में। ये समवर्तता नियम से m एलिमेंट भी मैंने किस में बता दिया? k में। 1 को m बार जोड़ा तो m जो आया ना वो पूर्णांक आया, वो किस में है? k में। अब अपने को बताना क्या है साहब? बताना ये है कि क्यू के सारे एलिमेंट किस में होते हैं? k में होते हैं। तो आप क्यू का एक एलिमेंट लेके चलो और उसको k में बता दो। अरे क्यू को k का सबसेट बताना है तो क्यू का एक एलिमेंट, जैसे क्यू का एलिमेंट m/n एलिमेंट क्यू का मान लो और m/n को कैसे भी करके आप k में बता दो, तो क्यू का एक एलिमेंट k में बिलोंग करेगा, वैसे ही सारे के सारे एलिमेंट भी k में आ जाएंगे। बस हो गया क्यू k का सबसेट। तो यहाँ से m एलिमेंट k का मैं मान लेता हूँ कि लेट भाई ये बताना है तो एक एलिमेंट क्यू का मानना पड़ेगा। तो मैंने माना m/n एलिमेंट किसका है? क्यू का। इसका मतलब m/n क्यू का एलिमेंट है, तो m/n एक परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या क्या होती है? जिसमें m और n दोनों इंटीजर होते हैं और जो हर के अंदर जो n लिखा हुआ है वो नॉन जीरो होना चाहिए। m और n परिमेय संख्या है और हर के अंदर जो n लिखा हुआ है वो क्या होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए। और साथ में ये भी होता है कि m और n है वो रिलेटिव प्राइम होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए, या फिर उनका महत्तम समापत्ति 1 होना चाहिए। लेकिन वो कॉन्सेप्ट तो काम में नहीं आएगा। तो मैंने
क्यों का एक एलिमेंट एक परिमेय संख्या m/n मान ली, जिनमें m और n तो इंटीजर होते हैं, n क्या है, नॉन जीरो। अब देखिए दोस्तों, जो m है उसको लिख दिया मैंने m.1, m को क्या लिख दिया, m.1। तो बताओ फिर ये किस में बिलोंग कर रहा है, m किस में बिलोंग कर रहा है, k में। और जो ये n है, n भी इंटीजर है, n भी इंटीजर है, तो n को भी आप लिख दो n.1। ये कौन सी परिभाषा लगा रहा हूं मैं, गुणन तत्समक अवयव की परिभाषा लगा रहा हूं। तो ये भी किस में आ गया, k में आ गया, k के अंदर आ गया। n को आप n.1 लिख दो, या फिर 1 को आप n टाइम्स जोड़ोगे तो n होगा, वो n भी k में आ गया, m भी k में आ गया। अब देखो आप, चूंकि n का मान नॉन जीरो और वो एलिमेंट किसका है, k का, भाई n को n.1 लिख दिया और वो एलिमेंट किसका बना, k का। तो k का अशून्य अवयव है n है वो अपना जो सब फील्ड k बन रहा है उसका अशून्य अवयव है, और सब फील्ड है वो अपने आप में फील्ड होता है, और फील्ड में प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणन प्रतिलोम होता है। इसका मतलब n का गुणन प्रतिलोम जो 1/n होगा वो भी किस में बिलोंग करेगा, k में, क्योंकि फील्ड में प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणन प्रतिलोम होता है। अब देखो दोस्तों, यहाँ से तो मैंने ये बताया कि भाई m एलिमेंट k का है, m एलिमेंट किसका है, k का, और यहाँ से ये आया कि 1/n एलिमेंट भी किसका है, 1/n एलिमेंट भी k का। और k में गुणा संक्रिया के लिए संवर्तता नियम लगता है, तो गुणा संक्रिया के लिए संवर्तता से m इंटू जो 1/n बनेगा वो k में बनेगा। इसका मतलब m/n जो एलिमेंट बना वो किस में बना, k में, गुणा संक्रिया के लिए संवर्तता। अब देखो दोस्तों, आपने जो m/n एलिमेंट माना था वो किसका था, q का था, सेट ऑपरेशनल नंबर q का था, और आपने इस m/n को बता किस में दिया, m/n को बता किस में दिया, k में बता दिया। ये m/n संख्या तो परिमेय संख्या थी, और उस m/n को आपने अपना जो सब फील्ड k है उसका एलिमेंट बता दिया। इसका मतलब ये हुआ कि सारी की सारी जो परिमेय संख्याएं हैं वो अपने सब फील्ड k के अंदर कंटेन करेंगी। इसको इक्वेशन 2 डाल दिया, और जो ये इक्वेशन है इसको इक्वेशन 1 डाल दिया। इक्वेशन 1 तो ये बोलता है कि k के सारे एलिमेंट q में है, और इक्वेशन 2 ये बोलता है कि q के सारे एलिमेंट k में है। तो बाई इक्वेशन 1 एंड 2 q बराबर कितना आ गया भाई, k आ गया, q बराबर k आ गया। तो बताओ अब q का कोई प्रॉपर सबफील्ड मिला क्या आपको, q का प्रॉपर सबफील्ड k मान के चले थे, लेकिन वो k था वो q के ही बराबर आ गया, k था वो किसके बराबर आ गया, q के बराबर आ गया। अर्थात परिमेय संख्याओं के क्षेत्र, अर्थात परिमेय संख्याओं के क्षेत्र, परिमेय संख्याओं के क्षेत्र q का कोई भी प्रॉपर सब फील्ड नहीं होता। परिमेय संख्याओं के क्षेत्र q का कोई भी प्रॉपर सब फील्ड नहीं होता, और जिस क्षेत्र का कोई भी प्रॉपर सब फील्ड नहीं होता वो कौन सा क्षेत्र कहलाता है, अभाज्य क्षेत्र। अतः Q एक क्या है, प्राइम फील्ड है, Q एक प्राइम फील्ड है, अभाज्य क्षेत्र है। ये थ्योरम थी दोस्तों, एक बार कीजिए। ठीक है ना।
तो इस प्रकार से ये थ्योरम थी, कीजिए, बहुत आसान है, एग्जाम्पल ही था जिसमें ये बताना था कि भाई परिमेय संख्याओं का क्षेत्र क्यों होता है, वो अभाज्य क्षेत्र होता है। अभाज्य क्षेत्र बताना था तो मेरे को ये बताना था कि इसका कोई भी प्रॉपर सबफील्ड नहीं होता है। मैंने के को प्रॉपर सबफील्ड लेके चला, फिर के बराबर क्यों बता दिया, इसका मतलब कोई भी प्रॉपर सबफील्ड नहीं हुआ तो क्यों बन गया अपना प्राइम फील्ड। 18 हूँ भाई मैं इसको। अच्छा एक बार कर लो आप, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। चलूँ मैं, अगला जेड पी प्लस पी डॉट पी प्रत्येक अभाज्य संख्या पी के लिए एक अभाज्य क्षेत्र होता है। ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है। तो वो तो ये था कि एक ऐसा क्षेत्र जिसका विलक्षण इनफाइनाइट हो वो अभाज्य क्षेत्र होता है। उसका एग्जाम्पल तो क्यू प्लस डॉट था अपना इनफाइनाइट अभिलक्षण का, और ये है अपनी वो तो इनफाइनाइट फील्ड की हो गई। अब ये फाइनाइट फील्ड की बात है, तो एग्जाम्पल नंबर 2 देखो क्या होता है एग्जाम्पल, जेड पी प्लस पी डॉट पी, जेड पी प्लस पी डॉट पी प्रत्येक अभाज्य संख्या पी के लिए एक अभाज्य क्षेत्र होता है। प्रत्येक अभाज्य संख्या, प्रत्येक अभाज्य संख्या p के लिए, प्रत्येक अभाज्य संख्या p के लिए एक अभाज्य क्षेत्र होता है। एक अभाज्य क्षेत्र होता है। इसमें भी प्राइम फील्ड बताना है। प्राइम फील्ड अभाज्य क्षेत्र, अभाज्य क्षेत्र मतलब कि इसका कोई भी प्रॉपर सबफील्ड एग्जिस्ट नहीं करता, ये बताना है। अच्छा प्रत्येक अभाज्य संख्या के लिए बोले तो जैसे साहब Z2 + 2 डॉट 2, ये भी अपना क्या हो गया, प्राइम फील्ड, प्राइम फील्ड अभाज्य क्षेत्र। ऐसे ही अगली अभाज्य संख्या Z3 + 3 डॉट 3, Z5 + 5 डॉट 5, Z7 + 7 डॉट 7, Z11 + 11 डॉट 11। ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं, अभाज्य क्षेत्र के एग्जाम्पल है, प्राइम फील्ड के एग्जाम्पल है। यही तो बताना है भाई, प्रत्येक अभाज्य संख्या के लिए ये जो ZP + P डॉट P है वो प्रत्येक अभाज्य संख्या के लिए क्या बनाता है, एक प्राइम फील्ड बनाता है। ये अपने को बताना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन पार्ट पे अगर अपन चलेंगे, सॉल्यूशन पार्ट पे चलेंगे तो ZP के जो एलिमेंट हैं अपन जानते हैं, ZP में एलिमेंट हैं वो सारे के सारे इंटीजर होते हैं। टोटल एलिमेंटों की संख्या P होती है, 0 से चालू होते हैं P - 1 तक, 0 1 2 3 और P - 1, ये ZP के एलिमेंट होते हैं। ठीक है भाई, मैं क्या करूँगा कि ZP का एक प्रॉपर सबफील्ड लेके चलता हूँ। जैसे जैसे क्यू का प्रॉपर सबफील्ड के लिया था वैसे ही ZP का कोई प्रॉपर सबफील्ड S ले लूँगा और फिर S को ZP के तुल्य बता दूंगा। लिखूँगा माना और लिख दूंगा P बराबर है प्राइम नंबर। क्या है, प्राइम नंबर, क्योंकि प्राइम नंबर के लिए तो क्षेत्र बनेगा। अगर प्राइम नंबर नहीं है तो पता है ये ZP कभी भी क्षेत्र नहीं होगा। जैसे Z6 क्षेत्र नहीं होता है, Z4 क्षेत्र नहीं होता है, केवल प्राइम नंबर होता है तो क्षेत्र होता है। तो माना क्षेत्र ZP का कोई, माना क्षेत्र ZP का कोई प्रॉपर सबफील्ड
प्रॉपर सब फील्ड क्या है, एस है। मान लो कि भाई जेड पी का कोई प्रॉपर सब फील्ड, जो जेड क्षेत्र है ना जेड पी, उसका कोई प्रॉपर सब फील्ड एस है। प्रॉपर सब फील्ड एस है तो बताओ एस के सारे एलिमेंट किस में होंगे, जेड पी में होंगे। एस के सारे एलिमेंट जेड पी में होंगे। क्यों? क्योंकि एस को आपने क्या माना है भाई, प्रॉपर सब फील्ड माना है। इक्वेशन 1 वो का वो काम करेंगे। अब देखो, चूंकि 1 एलिमेंट भी एस में होगा और 0 एलिमेंट भी एस में होगा, 0 एलिमेंट भी एस में होगा। कैसे होगा साहब? क्योंकि जेड पी होता है वो क्षेत्र होता है, क्षेत्र में योज्य तत्समक अवयव 0 और गुणन तत्समक अवयव 1 होता है। तो इसके क्षेत्र के जो योज्य तत्समक अवयव और गुणन तत्समक अवयव होते हैं वही उपक्षेत्र के योज्य तत्समक अवयव और गुणन तत्समक अवयव होते हैं। इसका मतलब 1 तो जो उपक्षेत्र S बना उसका गुणन तत्समक अवयव है और 0 उपक्षेत्र S का क्या है, योज्य तत्समक अवयव है। चूंकि 1 एलिमेंट S में है तो 1 + 1 कितना होता है, 2, और 2 भी एलिमेंट किस में बना, S में बना। 1 एलिमेंट S में है तो 2 भी किस में होगा, S में। योग के लिए संवर्ता नियम, और योग के लिए संवर्ता नियम, फिर 2 एलिमेंट S में है तो 2 में 1 जोड़ो तो जो एलिमेंट 3 बना वो भी किसका हो गया, S का। 3 एलिमेंट S में है तो 3 में 1 जोड़ोगे तो बना 4, 4 भी किसका, S का। ऐसे ही चलते जाओ। मान लो p-1 कोई एलिमेंट है वो S में है, p-1 कोई एलिमेंट S में है तो आप p-1 में आप 1 जोड़ोगे तो बना p, और p एलिमेंट भी किस में हो जाएगा, S में हो जाएगा। या फिर p-2 कर लो, क्योंकि p-1 तक ही जाना है अपने को, ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक जाना है, p-1 तक। तो p-2 में 1 जोड़ोगे तो बना p-1 और वो एलिमेंट किस में बन गया, S में बन गया। तो 0 भी S में आ गया, 1 भी S में आ गया, तो ये सारे के सारे एलिमेंट S में आ रहे हैं ना। तो मैं क्या लिखूंगा, चूंकि ये एलिमेंट देखो 0, 1, 2, 3, 4, p-1 ये सारे के सारे एलिमेंट किसके हैं, ZP के हैं। तो ZP के सारे अवयव किस में आ रहे हैं भाई, S में आ रहे हैं। ZP के ये अवयव ZP के हैं, ये अवयव देखो ZP के हैं 0, 1, 2, 3 और S में आ गए। तो ZP के सारे अवयव S में आ गए तो ZP किसका सबसेट बन गया, S का सबसेट बन गया ZP यहाँ से। और यहाँ से अपन ने S को ZP का सबसेट लेके चले थे। इसका मतलब S के सारे एलिमेंट ZP में हैं और ZP के सारे एलिमेंट S में हैं। बाई इक्वेशन 1 एंड 2 मैं क्या लिखूँगा, S बराबर ZP। बाई इक्वेशन 1 एंड 2 में लिखूंगा S बराबर ZP। तो बताओ दोस्तों, ZP का कोई प्रॉपर सब फील्ड मिला क्या आपको? प्रॉपर सब फील्ड नहीं मिला, क्योंकि आपने ZP का प्रॉपर सब फील्ड S लिया था और S किसके बराबर आ गया, ZP के बराबर आ गया। अर्थात ZP का कोई भी प्रॉपर सब फील्ड, ZP का कोई भी प्रॉपर सब फील्ड उपस्थित नहीं है। ZP का कोई भी प्रॉपर सब फील्ड उपस्थित नहीं है। अतः ZP एक अभाज्य क्षेत्र होगा। ZP एक अभाज्य क्षेत्र होगा। ZP क्या होगा, एक अभाज्य क्षेत्र होगा, प्राइम फील्ड होगा, क्योंकि ZP का कोई भी प्रॉपर सब फील्ड उपस्थित नहीं है। और एक ऐसा क्षेत्र जिसका कोई भी प्रॉपर सब फील्ड उपस्थित नहीं होता वो अभाज्य क्षेत्र होता है। तो इस प्रकार से आप इसको कीजिए। ठीक है, ये तो 2 एग्जाम्पल थे, वो हो गए। अब 2 थ्योरम है।
चले आगे। ओके, चलो भाई, अब थ्योरम है एक। अच्छा, ये थ्योरम जो मैं बता रहा हूँ वो 2019 में आई हुई है। अब जो थ्योरम बता रहा हूँ 2019 में आई हुई है, इम्पोर्टेंट है अपने आप में। थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? शून्य अभिलक्षण का प्रत्येक अभाज्य क्षेत्र, शून्य अभिलक्षण का प्रत्येक अभाज्य क्षेत्र होता है वो परिमेय संख्याओं के क्षेत्र Q के तुल्यकारी होता है। अब ये थ्योरम करने के पहले आपको अभिलक्षण का पता होना चाहिए, जो वलय वाले चैप्टर में पढ़ा था। अभिलक्षण क्या होता है कि किसी भी क्षेत्र का अभिलक्षण क्या होता है कि ऐसी संख्या जिसको क्षेत्र के गुणन तत्सम अवयव 1 से गुणा करने पे 0 बन जाए, तो ऐसी संख्या अपनी कहलाती है अभिलक्षण। अब जो फाइनाइट फील्ड है, जैसे Z5 का विलक्षण 5 होता है, Z6 का विलक्षण 6 होता है, Z7 का विलक्षण 7 होता है, इनका विलक्षण तो मिल जाएगा। लेकिन जैसे Q प्लस डॉट परिमेय संख्याओं का क्षेत्र हो गया, वास्तविक संख्याओं का क्षेत्र R प्लस डॉट हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट हो गया C प्लस डॉट, इनका कोई भी अभिलक्षण नहीं मिलता है। ऐसी कोई भी संख्या एग्जिस्ट नहीं करती है जिसको गुणन तत्समक अवयव से गुणा करे तो 0 बन जाए। तो ऐसे क्षेत्र जिनका अभिलक्षण एग्जिस्ट नहीं करता है, फाइनाइट अभिलक्षण एग्जिस्ट नहीं करता है, उनके अभिलक्षण को शून्य या फिर उनके अभिलक्षण को इनफाइनाइट मान लिया जाता है। ये अपन ने अभिलक्षण की परिभाषा पहले पढ़ ली थी। अब थ्योरम है कि सिद्ध करो कि शून्य अभिलक्षण का प्रत्येक अभाज्य क्षेत्र, देखो थ्योरम क्या है, – 2019 में आई है। सिद्ध करो कि शून्य अभिलक्षण का प्रत्येक क्षेत्र परिमेय संख्याओं के क्षेत्र और परिमेय संख्याओं का क्षेत्र क्या होता है? Q के तुल्यकारी होता है। Q के तुल्यकारी होता है। थोड़ा इंक डाल लेता हूँ मैं, या फिर ये वाला मार्कर यूज करूँ। चलो ठीक है, देख लेते हैं। चलो पहले तो स्टेटमेंट लिखो। सिद्ध करो कि शून्य अभिलक्षण का प्रत्येक क्षेत्र जो होता है वो परिमेय संख्याओं के क्षेत्र Q के क्या होता है? तुल्यकारी होता है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, इसमें शून्य अभिलक्षण का एक क्षेत्र लेके चलूंगा F। क्या लेके चलूंगा? शून्य अभिलक्षण का एक क्षेत्र F लेके चलूंगा, और उस F को किसके आइसोमॉर्फिक बताना है मेरे को? उस F को परिमेय संख्याओं के क्षेत्र Q के आइसोमॉर्फिक बताना है। तो प्रूफ देखो इसका। माना कि शून्य अभिलक्षण का एक क्षेत्र कैपिटल F है। माना कि शून्य अभिलक्षण का एक क्षेत्र क्या है? कैपिटल F है। और दोस्तों जिस भी क्षेत्र का विलक्षण शून्य होता है हमेशा वो क्षेत्र क्या होता है? इनफाइनाइट फील्ड होता है। अभिलक्षण की परिभाषा अपन ने पढ़ी थी। अतः कैपिटल F
एक अपरिमित मतलब इनफाइनाइट अपरिमित क्षेत्र होगा, अपरिमित क्षेत्र होगा। भाई शून्य विलक्षण का एक क्षेत्र f है तो f क्या होगा, एक अपरिमित क्षेत्र होगा। माना क्षेत्र कैपिटल F का गुणन तत्समक अवयव जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है, गुणन तत्समक अवयव वो क्या है भाई, E है। मान लो कि क्षेत्र F का जो गुणन तत्समक अवयव क्या है, E है। देन मैं क्या करता हूँ कि एक सेट बनाता हूँ और उस सेट को F डैश नाम देता हूँ। और सेट कैसा बनाता हूँ, एक सेट बनाता हूँ एनी टाइप का। किस टाइप का, एनी टाइप का, जहाँ पे n है वो क्या है भाई, कोई इंटीजर है। एक सेट मैंने F डैश बनाया। अब मेरे को ये बताओ दोस्तों कि F डैश के सारे एलिमेंट F में कंटेन करेंगे कि नहीं करेंगे। F डैश के सारे एलिमेंट, चूंकि F डैश के सारे एलिमेंट किस में कंटेन करेंगे, F में कंटेन करेंगे। कैसे कंटेन करेंगे, देखो F का गुणन तत्समक अवयव E है, इसका मतलब 1e 2e 3e 4e, इनको अगर E के अंदर E जोड़ा तो क्या आया 1e, वो भी किसके अंदर आएगा, वो भी कैपिटल F में आएगा। तो 2e 3e 4e 5e, इसका मतलब n इंटीजर है तो इसका मतलब ये जो लिखा हुआ है वो क्या है 1e 2e 3e 4e। तो ये सारे के सारे कैपिटल F के एलिमेंटों को उठाया। कौन से एलिमेंट, 1e 2e 3e 4e -e -2e -3, और इनको एक नया सेट F डैश नाम दे दिया। और F डैश तो ये पता चल गया कि इसके अंदर जो भी एलिमेंट उठा रहे हैं वो कैपिटल F के एलिमेंट उठा रहे हैं। तो जो F डैश के सारे एलिमेंट है वो कैपिटल F के हैं। तो F डैश किसका सबसेट है, F का सबसेट है। इतना क्लियर है, ओके। अब अपन क्या करेंगे कि भाई अपन एक मैपिंग परिभाषित करेंगे फाई, कहाँ से, इंटीजर्स का जो सेट है Z से F डैश के ऊपर। चलो इतना उतारो आप एक बार, फिर अपन बताते हैं आगे मैपिंग्स के बारे में। सही है, F डैश के सारे एलिमेंट F के हो गए। अब मैं एक मैपिंग परिभाषित करूंगा। माना फाई एक मैपिंग है, कहाँ से, सेट ऑफ इंटीजर Z से किसके ऊपर, F डैश पर। भाई Z से Z सेट ऑफ इंटीजर से इस F डैश के ऊपर एक मैपिंग परिभाषित कर रहा हूँ। और मैपिंग किस प्रकार है, सच दैट फाई ऑफ n बोले तो इसका मतलब n क्या है, इंटीजर। फाई ऑफ n वो किसके ऊपर मैप होगा, n के ऊपर मैप होगा। अरे भाई n एलिमेंट है, लिख देता हूँ फॉर ऑल, n एलिमेंट है वो किसका है, सेट ऑफ इंटीजर। तो n एलिमेंट के ऊपर फाई अप्लाई हुआ तो फाई n बना वो F डैश का एलिमेंट बनेगा। और F डैश में जो एलिमेंट है वो एनी टाइप के हैं, तो फाई n बराबर मैंने क्या लिख दिया, एनी फॉर ऑल n बिलोंग्स टू Z। ये आपने मैपिंग परिभाषित कर दी। मैपिंग परिभाषित कर दी। सबसे पहले इस मैपिंग को तुल्यकारी मैपिंग बताएंगे। तुल्यकारी मैपिंग अपन बताएंगे तो तुल्यकारी मैपिंग बताएंगे तो एक की भी बताना पड़ेगा, आच्छादक भी बताना पड़ेगा और समाकारी भी बताना पड़ेगा। सबसे पहले तो अपन बात कर लेते हैं एक की। किसकी, अच्छा तुल्यकारी क्यों बता रहे हैं, फिर तुल्यकारी बताएंगे तो फिर मैं ये बता दूंगा कि भाई Z है वो एक पूर्णांकीय प्रांत है, तो फिर Z है वो F डैश के तुल्य हो गया, तो फिर F डैश भी क्या बन जाएगा, एक पूर्णांकीय प्रांत बन जाएगा। तो F डैश को मैं पूर्णांकीय प्रांत बताने के लिए Z से F डैश के अंदर एक मैपिंग परिभाषित कर रहा हूँ, फाई ऑफ n बराबर एनी प्रकार से। तो सबसे पहले तो होमोमोर्फिज्म और होमोमोर्फिज्म में भी कौन सी बतानी है, रिंग वाली बतानी है। तो होमोमोर्फिज्म प्लस और डॉट दोनों के लिए बताना है तो दो इंटीजर मानो n और m, दो एलिमेंट Z के हैं, देन फाई n प्लस m।
तो फाई एन बराबर एन ई है, तो इसका मान क्या होगा, एन प्लस एम ई, और ये क्या बन जाएगा, एन ई प्लस एम ई, और ये क्या बना, ये बना फाई एन प्लस फाई एम। अच्छा, आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है ये? ओके, दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये होमोमोर्फिज्म थी, उसमें प्लस के लिए तो मैंने बता दिया। अब गुणा के लिए मैं बताऊं तो यहाँ से देखो, फाई गुणा के लिए बताऊं तो इन दोनों एलिमेंटों को ऐसे लिख लो एन एम। तो फाई एन एम क्या होता है, देखो जैसे एन एम को आप अल्फा मान लो, क्या मान लो, अल्फा। अच्छा, डॉट लगा दो इनमें, चलो डॉट लगा दिया। तो फाई अल्फा बराबर क्या होता है, अल्फा ई, तो ये हो जाएगा एन डॉट एम ई। और बताओ इसको एन डॉट एम ई को ई स्क्वायर लिख दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि गुणन तत्समक अवयव है, तत्समक अवयव का स्क्वायर करते हैं तो आइडेंटिटी एलिमेंट ही आता है, तो ये अलग अलग हो जाएगा। तो एन ई और एम ई दोनों के साथ लिख दो, और एन ई को आप लिख दोगे फाई एन और इसको लिख दोगे फाई एम। इसका मतलब फाई है वो एन और एम दोनों के साथ में आ गया, और ये हो गया, लिख दूंगा अर्थात फाई वलय समाकारिता है, वलय समाकारिता है। फिर बताना है एककी। एककी के लिए क्या करेंगे, एककी जो होता है उसको 1 1 कहा जाता है। एककी देखो क्या है, एककी में दोस्तों अपन इमेज सेम लेके चलते हैं, एलिमेंट सेम बताते हैं। तो आप इसके दो एलिमेंट उठाओ, लेट एन एंड एम, दो एलिमेंट सेट ऑफ इंटीजर्स के सच दैट इस प्रकार हैं कि फाई एन बराबर फाई एम, और फाई एन का मान क्या है, एन ई, और फाई एम बराबर एम ई। देख लो, परिभाषित करके दे रखा। इस चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हो या नहीं, एन ई माइनस एम ई बराबर 0, और ये बना एन माइनस एम ई बराबर 0। अब ई तो 0 हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता भाई ई 0, क्योंकि ये तो गुणन तत्समक अवयव है। तो एन माइनस एम 0 होगा, और एन माइनस एम 0 होगा, तो एन का मान किसके बराबर आ गया, एम। इसका मतलब एन और एम की इमेज सेम थी, इमेज सेम थी तो आपने एलिमेंट सेम बता दिया, ये एककी हो गया। आच्छादक, आच्छादक मतलब ऑन टू, तो आच्छादक तो सीधा ही हो रहा है। कैसे हो रहा है, देखो एलिमेंट ही अपन ने इस प्रकार से परिभाषित कर रखे हैं कि एन ई, अगर इस एलिमेंट को चेंज करोगे तो ये एलिमेंट ऑटोमेटिक चेंज होगा। n1 ई, जैसे n की जगह n1 रखा, n1 ई की प्रीमेज n1, n2 ई की प्रीमेज n2, n3 ई की प्रीमेज n3। इसका मतलब एफ डैश के प्रत्येक एलिमेंट की प्रीमेज मिल रही है, तो अपना जो फंक्शन फाई है वो क्या हो गया, ऑन टू फंक्शन। मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, फॉर ऑल एन ई बिलोंग्स टू, एफ डैश के लिए, एफ डैश के लिए n बिलोंग्स टू z इस प्रकार उपस्थित है कि, इस प्रकार उपस्थित है कि, उपस्थित है कि फाई n बराबर एन ई। इसलिए फलन फाई क्या है, आच्छादक है। तो समाकारी भी हो गया, एककी भी हो गया, आच्छादक भी हो गया। स्पष्ट है कि, स्पष्ट है कि जो अपना z सेट ऑफ इंटीजर्स था वो किसकी आइसोमॉर्फिक हो गया, एफ डैश के आइसोमॉर्फिक हो गया। लेकिन ये नहीं बताना था अपने को, z है वो किसके आइसोमॉर्फिक हुआ, एफ डैश के आइसोमॉर्फिक हुआ। तो z अपना पूर्णांकीय प्रांत होता है अपन जानते हैं, इसलिए एफ डैश भी क्या बन जाएगा, पूर्णांकीय प्रांत। लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ लिख देता हूँ। अच्छा, इसके बाद में ये लिख लेना, चूंकि z एक पूर्णांकीय प्रांत होता है, z एक पूर्णांकीय प्रांत होता है, z एक पूर्णांकीय प्रांत होता है, अतः एफ डैश बी पूर्णांकीय प्रांत होगा, पूर्णांकीय प्रांत होगा। तो
तो दोस्तों ये सारा का सारा खेल, ये मैपिंग परिभाषित करना, ये ऐसे करना, ये क्यों किया था? ये इसलिए किया था क्योंकि जो अपना एफ डैश था इसको पूर्णांकीय प्रांत बताना था। तो पूर्णांकीय प्रांत बताना था तो एक पूर्णांकीय प्रांत जेड से एफ डैश के अंदर मैपिंग डिफाइन कर दी और इस मैपिंग को अपन ने आइसोमॉर्फिक बता दिया, एककी आच्छादक और समाकारी बता दिया। तो एककी आच्छादक समाकारी बताने से इसका मतलब ये पूर्णांकीय प्रांत है, तो फिर ये भी क्या हो गया? पूर्णांकीय प्रांत। इतना कीजिए आप इसको थ्योरम को, फिर इसके आगे बढ़ेंगे अपन। ओके, चले आगे। देखो, चलो आपने जेड को एफ डैश के आइसोमॉर्फिक बता दिया, तो एफ डैश भी पूर्णांकीय प्रांत हो गया। अब यहां से हटा देता हूं मैं। एफ डैश पूर्णांकीय प्रांत हो गया, चूंकि फिर यहां से लिखेंगे एफ डैश एक पूर्णांकीय प्रांत है, एफ डैश एक पूर्णांकीय प्रांत है तथा एफ डैश बताओ किस में कंटेन करता है? एफ में कंटेन करता है। एफ डैश एक पूर्णांकीय प्रांत है तथा वो किस में कंटेन करता है? एफ में कंटेन करता है। चलो इसके आगे का मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा। कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से इसको स्टॉप कर रहे हैं, आप इसको यहाँ तक उतार लेना, इसके आगे का मैटर अगले लेक्चर में हुआ। ठीक है दोस्तों।